हेलो एवरीवन, आरंभ पाठशाला यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज है 2 सितंबर और 2 सितंबर से करंट अफेयर्स के जितने भी प्रश्न होंगे उन सभी को हम डिस्कस करेंगे। और आज के इस वीडियो में 1 सितंबर के भी महत्वपूर्ण प्रश्न को इंक्लूड किया गया है, क्योंकि कल कुछ समस्याओं के कारण मैं वीडियो अपलोड नहीं कर सकी, जिसके लिए मैं क्षमा चाहूँगी। लेकिन आज के इस वीडियो में हम उन सभी प्रश्नों को देखेंगे और उनसे रिलेटेड सभी पॉइंट्स को हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखें, और अगर आप हमारे इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें। और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगता है और महत्वपूर्ण लगता है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। और वीडियो के अंत में आपसे एक रिवीजन का प्रश्न पूछा जाता है, तो उस प्रश्न का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न से। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में भारत के किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा टॉय म्यूजियम स्थापित करने की घोषणा की गई है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गुजरात। गुजरात के चिल्ड्रन यूनिवर्सिटी के बाल भवन प्रोजेक्ट के तहत राज्य में विश्व का सबसे बड़ा टॉय म्यूजियम स्थापित करने की घोषणा की गई है। और इस म्यूजियम की सबसे बड़ी विशेषता यह होगी कि प्राचीन काल से लेकर आधुनिक काल तक के लगभग 11 लाख से अधिक खिलौने जो है इस म्यूजियम में प्रदर्शित किया जाएगा। तो अब यहाँ बात आई है गुजरात की, तो चलिए हम गुजरात का लोकेशन इंडिया के मैप में देखते हैं। ये है इंडिया के मैप में गुजरात का लोकेशन, और इसकी स्थापना हुई थी 1 मई 1960 में इसकी स्थापना हुई थी। और गुजरात का जो कैपिटल है वो है गांधीनगर, और प्रेजेंट टाइम में यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो है विजय रूपानी, और प्रेजेंट टाइम में यहाँ के गवर्नर है आचार्य देवव्रत। गुजरात में विधानसभा की सीटों की संख्या है 182, लोकसभा की सीटों की संख्या है 26 और राज्यसभा की सीटों की संख्या है 11। गुजरात से अगर हम नेशनल पार्क की बात करें तो यहाँ पर स्थित है गिर नेशनल पार्क, मरीन नेशनल पार्क, वंसदा नेशनल पार्क और ब्लैक बुक नेशनल पार्क। और गुजरात में ही स्थित है गल्फ ऑफ कच्छ। गुजरात से आप लोग एक पॉइंट्स और याद रखेंगे कि गुजरात के अहमदाबाद, जो कि गुजरात का सबसे बड़ा सिटी है, तो गुजरात के अहमदाबाद में विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम स्थापित किया गया है। तो इतने सारे पॉइंट्स आप लोग याद रखेंगे। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। हाल ही में भारत के किस राज्य में बच्चों का पहला अखबार द यंग माइंड्स को लॉन्च किया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, असम। असम के 2 महिला उद्यमियों ने, नीलम सेठी और नेहा बजाज, इन दोनों महिलाओं ने मिलकर इस अखबार को लॉन्च किया है, जिसका नाम है द यंग माइंड्स। और इस अखबार को लॉन्च करने का जो मुख्य उद्देश्य है वो है बच्चों में रचनात्मक सोच को बढ़ावा देना और उनमें पढ़ने और लिखने की जो हैबिट्स है उसको डेवलप करना इस अखबार का मुख्य उद्देश्य है। और यह अखबार जो है विशेषकर 4 वर्ष से 14 वर्ष के आयु तक के बच्चों के लिए इस अखबार को लॉन्च किया गया है। तो अब यहाँ बात आई है असम की, तो चलिए हम इंडिया के मैप में देखते हैं असम का लोकेशन। ये है इंडिया के मैप में असम का लोकेशन, और इसका कैपिटल है दिसपुर। और प्रेजेंट टाइम में जो यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं वो है सर्बानंद सोनोवाल, और प्रेजेंट टाइम में जो असम के गवर्नर हैं वो है जगदीश मुखी। असम में विधानसभा की सीटों की संख्या है 126, जिसमें से कि लोकसभा की सीटों की संख्या है 14 और राज्यसभा की सीटों की संख्या है 7। अगर हम असम से कुछ अन्य पॉइंट्स को देखें तो असम में कुछ महत्वपूर्ण नेशनल पार्क है, तो चलिए हम आज उसको देखते हैं। असम में स्थित है काजीरंगा नेशनल पार्क, और काजीरंगा नेशनल पार्क जो है ये एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। असम में ही स्थित है मानस नेशनल पार्क, और असम में है नामेरी नेशनल पार्क, और एक और नेशनल पार्क है यहाँ पे राजीव गांधी ओरांग नेशनल पार्क। तो इतने सारे पॉइंट्स आप लोग याद रखेंगे। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। हाल ही में लेबनान के नए प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मुस्तफ़ा अदीब। मुस्तफ़ा अदीब को लेबनान के नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। और अगर हम अन्य सभी ऑप्शंस की बात करें, किथ क्रिस्टोफर राउली, इन्हें त्रिनिदाद और टोबैगो के नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। और बोरिस जॉनसन प्रेजेंट टाइम में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं। और अगर हम बात करें मिखाइल मिशुस्तिन की, तो ये प्रेजेंट टाइम में रसिया के प्रधानमंत्री हैं। और अब यहाँ बात आई है लेबनान की, तो यहाँ की कैपिटल है बेरूत, और यहाँ की जो करेंसी है वो है लेबनानी पाउंड। और अब यहाँ के जो प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं वो मुस्तफ़ा अदीब को लेबनान के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। हाल ही में भारत के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का निधन हो गया है। वे भारत के कितने नंबर के राष्ट्रपति थे? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 13वें।
प्रणब मुखर्जी का 31 अगस्त को निधन हो गया है और वे भारत के 13वें राष्ट्रपति थे। प्रणब मुखर्जी को वर्ष 2019 में जो है भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था और इनका कार्यकाल जो था वो वर्ष 2012 से लेकर 2017 तक इनका कार्यकाल था। और अब यहाँ बात आई है राष्ट्रपति की, तो चलिए आज हम राष्ट्रपति से रिलेटेड कुछ अन्य पॉइंट्स को देखते हैं जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले यह जानिए कि जो प्रेसिडेंट का पद है, राष्ट्रपति का जो पद है, वो ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है और हमारे संविधान के अनुच्छेद 52 में आर्टिकल्स 52 में यह वर्णन किया गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। तो आप लोग इन्हें याद रखेंगे। और ये राष्ट्रपति जो हैं वो भारत के प्रथम नागरिक भी होते हैं, इनको भारत का प्रथम नागरिक कहा जाता है। और संवैधानिक पदक्रम में राष्ट्रपति का जो पद होता है वो सर्वोच्च होता है और संघ की कार्यपालिका शक्ति जो होती है वो राष्ट्रपति में ही निहित होती है। अगर हम राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया की बात करें तो राष्ट्रपति का जो निर्वाचन किया जाता है वो अप्रत्यक्ष रूप से अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के एकल संक्रमणीय मत पद्धति से गुप्त मतदान के द्वारा इनका निर्वाचन किया जाता है। और इनके निर्वाचन में जो निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, तो चलिए हम उनके विषय में भी जानते हैं। इनके निर्वाचन में लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा और राज्यसभा के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं वो भाग लेते हैं। राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य इनके निर्वाचन में भाग लेते हैं। और यहाँ पे एक अन्य प्रावधान किया गया है, 70वें संविधान संशोधन 1952 में यह प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में 2 केंद्र शासित प्रदेश के निर्वाचित सदस्य भी भाग लेंगे। तो वो केंद्र शासित प्रदेश कौन है? तो दिल्ली और पुदुचेरी। तो दिल्ली और पुदुचेरी के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं वो भी जो है राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया में भाग लेते हैं। तो यहाँ से आप लोग ये पॉइंट्स याद रखेंगे। इनका जो कार्यकाल है वो 5 वर्षों के लिए होता है और ये अपना त्यागपत्र जो है वो उपराष्ट्रपति को देते हैं। भारत के प्रथम राष्ट्रपति जो थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जिन्हें कि देश रत्न के भी नाम से जाना जाता है। और भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति जो थी वो थी श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। और अब प्रणब मुखर्जी जो कि भारत के 13वें राष्ट्रपति थे, इनका हाल ही में निधन हो गया है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। हाल ही में आसियान भारत व्यापार परिषद की बैठक में भारत की ओर से किसने प्रतिनिधित्व किया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पीयूष गोयल। हमारे प्रेजेंट टाइम के केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आसियान भारत व्यापार परिषद की बैठक में भाग लिया है। अब यहाँ बात आई है आसियान की, तो आसियान का जो फुल फॉर्म है वो है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट नेशन और इसकी जो स्थापना की गई थी वो 1967 में की गई थी और इसका जो हेड क्वार्टर है वो है जकार्ता में। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। हाल ही में अर्चना महंत का निधन हो गया है, वे कौन थी? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गायिका। अर्चना महंत जो है वो असमिया लैंग्वेज की एक गायिका थी जिनका कि हाल ही में निधन हो गया है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ 14वीं रक्षा नीति वार्ता का आयोजन किया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सिंगापुर। भारत ने 14वीं रक्षा नीति का जो वार्ता किया है वो सिंगापुर के साथ किया है। और अब यहाँ बात आई है सिंगापुर की, तो सिंगापुर का जो कैपिटल है वो है सिंगापुर सिटी और यहाँ की जो करेंसी है वो है सिंगापुरी डॉलर। प्रेजेंट टाइम में यहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं वो है हालिमिया याकूब। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। हाल ही में भारतीय मूल की किस महिला को ब्लू पाल्क से सम्मानित किया जाएगा? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नूर इनायत खां। नूर इनायत खां जो कि भारतीय मूल की महिला है, इन्हें अब ब्लू पाल्क से सम्मानित किया जाएगा। इनका जो कार्य विशेष रहा है वो द्वितीय विश्व युद्ध के समय में इन्होंने एक जासूस के रूप में कार्य किया था और इनकी यही महत्वपूर्ण योगदान के लिए ब्रिटेन गवर्नमेंट के द्वारा इन्हें ब्लू पाल्क से सम्मानित किया जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। हाल ही में आयोजित ऑनलाइन शतरंज ओलंपियाड 2020 में किस देश ने जीत हासिल की है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उपयुक्त दोनों। भारत और रूस ने ऑनलाइन शतरंज ओलंपियाड 2020 में भाग लिया था और अब इन दोनों देशों को जो है विजेता घोषित कर दिया गया है। और ऐसा क्या हुआ कि इन दोनों देशों को विजेता घोषित करना पड़ा? तो भारत और रूस के बीच जो है वो ऑनलाइन माध्यम से शतरंज ओलंपियाड 2020 का गेम खेला जा रहा था, लेकिन कुछ टेक्निकल इशू होने के कारण इनके बीच इंटरनेट कनेक्शन जो है वो ब्रेक हो गया। तो ऐसी स्थिति में इन दोनों के बीच फाइनल गेम नहीं हो सका। तो ऐसे में संयुक्त रूप से दोनों देशों को विजेता घोषित कर दिया गया।
तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। हाल ही में थरंगा परनवितान ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है, उनका संबंध किस देश से है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, श्रीलंका। थरंगा परनवितान जो कि श्रीलंका के एक प्रसिद्ध क्रिकेटर है और इन्होंने अब अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने किस प्रसिद्ध खिलाड़ी को एकलव्य पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इशिका चौधरी। इशिका चौधरी जो कि भारतीय जूनियर महिला हॉकी टीम की खिलाड़ी है और इनको अब मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा एकलव्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। तो फ्रेंड्स, ये है आज का अंतिम प्रश्न। हाल ही में दक्षिण पश्चिम रेलवे की पहली रोल ऑन रोल ऑफ RORO सेवा किन दो राज्यों के बीच में शुरू की गई है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कर्नाटक और महाराष्ट्र। कर्नाटक के मुख्यमंत्री VS येदियुरप्पा ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच दक्षिण पश्चिम रेलवे की पहली रोरो नामक रोल ऑन रोल ऑफ नामक सेवा की शुरुआत की है और यह सेवा जो है ये मल्टी मॉडल डिलीवरी मॉडल सेवा है और यह सेवा ट्रांसपोर्टर्सों के लिए काफ़ी लाभदायक है क्योंकि इस सेवा के माध्यम से सामानों और आवश्यक वस्तुओं की तेज आवाजाही सुनिश्चित कर कम समय में सामानों की डिलीवरी कर दी जाएगी। तो चलिए हम आज के रिवीजन के प्रश्न की ओर चलते हैं। आज का रिवीजन का प्रश्न है, किस राज्य में मेजर ध्यानचंद विजय पथ योजना की शुरुआत की गई है? तो फ्रेंड्स, इस प्रश्न का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दें। तो फ्रेंड्स, ये था आज का 10 महत्वपूर्ण प्रश्न। आई होप आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा और बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और एटलीस्ट 1 स्टडी ग्रुप में इस वीडियो को अवश्य शेयर करें। और अभी तक आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, क्योंकि जब तक आप बेल आइकन को प्रेस नहीं करते हैं तब तक आपको मेरे किसी भी वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त नहीं हो पाएगी। तो फ्रेंड्स, चलिए मिलते हैं कल।